नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 24 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 24 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। अगर बात की जाए वर्तमान में कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में जो है वो कुल 25 भाग है भारतीय संविधान में। अगर बात की जाए कुल अनुसूचियों की तो प्रेजेंट टाइम में कुल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है। इस बात को भी आपने याद रखना है। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में कुल मात्र 22 भाग थे। इस बात को भी आपने याद रखना है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय 22 भाग थे और 12 अनुसूचियां वर्तमान में, और उस समय जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। अगर मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और संविधान के भाग की बात करता हूं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय जो है वो भारत के संविधान को बनने में लगा था। इस बात को भी आपने याद रखना है। और भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनकर कब तैयार हुआ था, लेकिन भैया इसको लागू बाद में किया गया, इसीलिए ये बनकर तैयार हुआ। इस दिन जो है वो संविधान दिवस, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950, याद रखना 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इस बात को आपने याद रखना। क्यों किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे आज़ादी का जो झंडा है उसको फहराया गया था। इस कारण इसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया। अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे हमारे बैच से जुड़ जाएं, 7876145409। यहाँ पर हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज है, प्लस हमारे पास नॉर्मल, देखो भाई फीस जो है वो बहुत ही कम है, 499 है। और अगर आपने आज एडमिशन ले ली तो ये फीस की जो तादाद है वो 490 या 487 के आसपास आपको ये मंथली फीस पे करनी है। और सिर्फ ये आज के लिए यहाँ पर ऑफर था, आज के बाद ये ऑफर नहीं होगा। आज के बाद हमारा जो बैच है वो भी अब बहुत जल्दी फुल होने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच पे एनरोल हो जाएं। लाइव क्लास नहीं अगर देख पाओगे तो रिकॉर्डेड भी बाद में आराम से देख सकते हैं। रिकॉर्डेड का जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत बड़ा है। हम भारत के संविधान की बात कर रहे थे और सबसे पहले हमने बात की थी भाग की, कि भारत के संविधान में 25 भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे भाग आते हैं वो भाग एक में जो है वो संघ और उसके क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में, यूनियन के बारे में। तो जो केंद्र है उसके बारे में भाग 1 में बताया गया है। नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में भाग 2 बात करता है भाई फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सुने होंगे आपने बहुत बार। तो मौलिक अधिकारों के बारे में जो भाग बात करता है वो करता है भाग 3। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, मौलिक अधिकारों को। और भाग 3 जो है जिसमें मौलिक अधिकारों की बात होती है, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान के 12 से 35 जो बात होती है वो मौलिक अधिकारों की होती है। और अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो बात होती है वो भाग 4 के ए, देखो भाग 4 का जो ए है, 4 का जो क है उसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है 4A में, इस बात को याद रखना। देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकारों की मैंने बात करी, तो वर्तमान में अब कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और जब कभी मौलिक अधिकारों से प्रश्न आएगा तो डिटेल से मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, किस मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है। अभी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं तो 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, जिसको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। देखो मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाग 4 के क में, 4 के ए में जो है वो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, वो जो कि हमने सोवियत संघ, किस देश से लिए भैया, सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और ये जो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जो शामिल किए गए वो किस समिति के सिफारिश पे किए गए थे, बहुत बार पूछा जाता है। तो एक समिति थी, एक कमेटी थी, सरदार सवन सिंह समिति। तो याद रखना सरदार सवन सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। संविधान संशोधन कौन सा था, तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे इंदिरा गांधी संशोधन या इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं जो 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना। और 4A में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस कमेटी के सिफारिश पर किए गए थे, तो वो थी सरदार सवन सिंह कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है कि जो सरदार सवन सिंह कमेटी है उसका संबंध किससे है, तो उसका जो संबंध है वो भैया किससे है, तो इसका संबंध
मौलिक कर्तव्यों के साथ था। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट था ये ऐसा माना जाता है कि ये हमारे संविधान का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा बदलाव लाने वाला संशोधन था, क्योंकि इसी संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में ये हुआ था। इसी संशोधन के तहत जो हमारी प्रियम्बल है ना, जो हमारा प्रस्तावना है, उसमें 3 नए शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 नए शब्द हमारे जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। पंथ निरपेक्ष के साथ जो शब्द जो जोड़ा गया था तीसरा होता अखंडता। तो 3 नए शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भाई अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 368 बात करता है कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इस बात की बात करता है, संसद जो है वो संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन। तो ये भी आपको याद रखना है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लाई है? तो ये लाइए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखो भाग 15, ये तो बहुत बार पूछा गया है। भाग 15 जाते जाते बात करते हैं इस क्वेश्चन से, जब आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले भाग 15 के बारे में अगर बात करूं तो भाग 15 चुनाव आयोग, इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस बात को आपने याद रखना है। और जो राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं, ये इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, जितना अन्य सदस्यों का होता है। या क्वेश्चन आएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो बोलेंगे आसान भाषाओं में सर 4 वर्ष होता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछेगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यीय राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, निर्वाचित करता है। देखिए भैया अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा में जो ये 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं या इनको चुने जाते हैं, ये 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये 4 क्षेत्र आपका कला है, आपका साहित्य है, आपका चाहे लिटरेचर है, आपका कला है, आर्ट है, विज्ञान है, साइंस के क्षेत्र से भी चुने जाएंगे, और आपका सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस से भी जो अच्छा काम करेगा उसको भी राष्ट्रपति, सामाजिक सेवा से भी जो है वो 12 सदस्य जो अपने हिसाब से राष्ट्रपति चुन सकता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूँ, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो किसे कहा जाता है? उच्च सदन। तो भैया उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन के बारे में जो बात की गई है वो संविधान की 4थी अनुसूची, मैंने बताया था कुल 12 अनुसूची है, तो भैया जो 4th शेड्यूल है, जो आपका 4थी अनुसूची है, वो किसके बारे में बात करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। इस बात को आपने याद रखना। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो बैठते हैं वो 250 बैठते हैं, इस बात को आपने याद रखना। और वर्तमान में जो राज्यसभा में जो सीटिंग है वो 245 सदस्यों की है, इस बात को आपने याद रखना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है, इसका जो स्पीकर होता है राज्यसभा का, या सभापति भी आप इसको बोल सकते हैं, वो होता है उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आएगा वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति भारत के आप सभी जानते हैं जगदीप धनखड़ साहब है। कौन है भैया? जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भाई लोकसभा की बात आ रही है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, इस बात को आपने याद रखना। और राज्यसभा और लोकसभा की जो गणपूर्ति होती है वो 1/10 होती है। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 550 होते हैं, 543 वर्तमान में सीटिंग है वहाँ की। तो 1/10 का मतलब है कि 550 के अगर 55 लोग आएंगे तभी जो है वो कोरम शुरू होगा, वहाँ पे कार्रवाई शुरू होगी लोकसभा में, स्पीकर। राज्यसभा का भी यही है कि 250 लोग टोटल है, 250 में से अगर 25 लोग आए तो ही कार्रवाई शुरू होगी, वरना कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तो आपको ये याद नहीं रखना है 1/10, आपको ये भी याद रखना है कि कितना है, 50 है लोकसभा का, राज्यसभा का कितना है, 25 है कोरम। तो ये गिनतियों में भी आपको पता होना चाहिए, इस बात को आपने याद रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। जी हाँ, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। देखो इसको भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 1955, इस बात को आपने याद रखना है। तो 1 अक्टूबर 1955 को भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, इसको सबसे पहले भारत के किस राज्य के द्वारा अपनाया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के द्वारा अपनाया जाता है, और राजस्थान में एक जिला है और उस जिले का नाम है नागौर।
राजस्थान का एक नागौर जिला है, यही नागौर जिला जो है वो यहीं पर सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस संविधान संशोधन से जुड़ी है। तो 73वां संविधान संशोधन जो होता है इसी के तहत जो है वो इसको पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो पंचायती राज जो संस्थाएं होती है इनको दर्जा मिलता है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो कि 1992 के आसपास हुआ था। और भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, 11th जो शेड्यूल है, आपको पता होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 11th शेड्यूल है वो पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को भी आपने याद रखना। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है इसके 3 स्तर होता है। कितने स्तर होता है? 3 स्तर। ये तीनों स्तर अगर मैं आपको बताऊं तो एक होता है ग्राम पंचायत, और जो कि गांव स्तर पे होती है। दूसरा होता है ब्लॉक स्तर, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, पंचायतों के लेवल पे होती है। और तीसरा होता है जिला परिषद, जो कि जिला के रूप में होती है। जो जिला परिषद जिला स्तर पे जो होती है वो जिला परिषद होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात कर रहे थे कि ये पंचायती राज से जुड़ी हुई है, अब कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पर पूछेंगे कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब जिस प्रकार मैंने मौलिक कर्तव्यों से सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जोड़ा था, उसी प्रकार एक समिति और है, एक कमेटी और है, जिसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता। बहुत बार ये सीधा क्वेश्चन आता है, या मिलाने को भी आ जाएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे मिलाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति को किससे मिलाएंगे। तो बलवंत राय मेहता जब भी आएगा, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय जो ये है नाम है, तो आप पंचायती राज के साथ इसको जोड़ेंगे। तो बलवंत राय मेहता ने जो है पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है भारत के अंदर। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक है, संस्थाओं के जो जनक है, वो बलवंत राय मेहता जी है। और पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग माना जाता है वो क्या माना जाता है? एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को जो है वो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग माना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही पढ़ते हैं। एक बार नहीं, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन क्वेश्चन खुद पढ़िए तो ज़रूर। आप पढ़ना तो आप भी डिपेंड करता है ना। अगले क्वेश्चन की बात करता है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर मैं फाइनेंशियल कमीशन की बात करता हूँ, फाइनेंस कमीशन की बात करता हूँ, तो आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग की बात करता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 की बात करें, वित्त आयोग की बात करें, तो पार्ट 12 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 12 इसके बारे में बात करता है। भाग 12 जो है वो वित्त आयोग के बारे में, अनुच्छेद नंबर 280 इसके बारे में बताता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो ये केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होती है ना, एक होती है केंद्र जो पूरी इंडिया में होती है, राज्य सरकार जो एक राज्य में होती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का आवंटन है उनको जो है बांटने का काम करता है कौन? शक्तियाँ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके बीच जो वित्तीय जो कार्य है उनको जो है बांटने का क्या करता है, कार्य करता है वित्त आयोग। देखिए, प्रेजेंट टाइम में कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में 16वां कौन सा वित्त आयोग कर रहा है भाई? 16वां वित्त आयोग प्रेजेंट टाइम में भारत के अंतर्गत काम कर रहा है। इस बात को आपने याद रखना है। और 31 दिसंबर 2023 से अब 16वां वित्त आयोग भारत में कार्य कर रहा है। और अगर 16वें वित्त आयोग की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया जी क्या है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया जी। अब आप 16वें और प्रेजेंट वाले आपको याद आते हैं जी, आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षाओं में। तो पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था केसी नियोगी। जी हाँ, ये अजीब सा नाम है, अटपटा नाम है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। केसी नियोगी साहब जो है वो वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी है, इस बात को आपने याद रखना। और केसी नियोगी जी जब बने थे तो उस समय वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो 6 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1952 के आसपास जो है वो वित्त आयोग का गठन हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना है। क्या डेट बोली भैया? एक बार फिर से सुन लीजिए अगर नहीं सुनी है।
6 अप्रैल 1952। तो 6 अप्रैल 1952 को वित्त आयोग का गठन होता है, इस बात को आपने याद रखना है। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है। आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, कोई आसान पेपर नहीं है। क्वेश्चन वहाँ पे ये भी आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। पिछला तो भैया आपको याद करना ही करना है थे। तो 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भारत में थे, इनका नाम था NK सिंह। क्या नाम था भैया? NK सिंह। तो NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो फिर से दोबारा बनाए गए हैं निर्मला सीतारमन। मोदी जी को इनका काम पसंद आया होगा, तो दोबारा इनको प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई है निर्मला सीतारमन को। देखिए कुल सदस्य जो यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग के जो अन्य सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? ये भी एक मुद्दे की बात है, पते की बात है। तो राष्ट्रपति दिलाएगा। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा, मान लो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के साथ 4 अन्य सदस्य जो काम करेंगे, उनको शपथ द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाई होगी, जो कि भारत की राष्ट्रपति है, पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन आपको मैंने छोड़ा है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से बताएं किस उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपके बहुत कम आंसर जो है देखने को मिल रहे थे। तो सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने देना है कि किस उच्च न्यायालय में। दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता, कोलकाता में भी नहीं, गुवाहाटी में भी नहीं, इलाहाबाद, क्या आपको लगता है? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। बच्चे बच्चे बोलते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, तो बोलते हैं मार्स, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो मतलब क्योंकि उनको आता है कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाने जाएंगे वहाँ ये बता पाएंगे कि मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों है? अगर बच्चे ने पूछा कि मैम लाल ग्रह, आप बोलेंगे नहीं लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, इससे आगे हम नहीं आता, है ना। आपको पता होना चाहिए कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम है। तो याद रखना, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। भैया कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि बहुत टफ आने वाला है। कोई महाभारत है, TGT आर्ट्स का कमीशन और अन्य कमीशन, GK भैया वहाँ पर अच्छा ही रहेगा। अगर हम मंगल ग्रह की बात करता हूँ तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। तो फोबोस और डीमोस किसके 2 सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो मार्स के है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मार्स, अगर मैं मंगल की बात करता हूँ तो मंगल पे पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है भाई, इस बात को आपने याद रखना, 3 गुना है माउंट एवरेस्ट के, 3 गुना है माउंट एवरेस्ट के भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका? तो माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है। किस ग्रह पे है? तो पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मार्स पे है, मंगल पे है। 687 दिन ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगाता है। पृथ्वी लगाता है भैया कितने? 365। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ये पूरा पता करें कि 387 लगाता है या 687 लगाता है, ये आपको एग्जैक्ट बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। ये सारी बातें आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखिए शुक्र ग्रह, जिसको भोर का तारा और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से बना सकता हूँ। अरुण ग्रह, अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि उल्टे को घूमते हैं, मतलब कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। यहाँ पे सूर्य उदय भी पश्चिम दिशा में होता है, ये बात भी आपको याद रखना। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, नेपच्यून बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल लगाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो आज था हमारा इतना ही, हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट, एक ही नारा ज़रूर लिखेंगे, हर हर महादेव हमारा। तो याद रखना, हर हर महादेव का कमेंट आप जरूर लिखेंगे, ये कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ बंग्याणी, जय माँ ठारी, जय श्री गुरु महाराज।